क्या सरहद कुछ ऐसी भी हो सकती है? यहाँ कोई कांटेदार तार नहीं और ट्रंक्स में आपको हथियार भी नहीं मिलेंगे। जो मिलेगा वो है ये मछलियाँ। और इन्हीं मछलियों के लिए आज 194 भारतीय पाकिस्तान की जेल में कैद हैं। हाय, I'm शुभांगी और आज आप देखेंगे कि जब एक पूरा एरिया एक ही इंडस्ट्री पर डिपेंड करता है और वो इंडस्ट्री गिरने लगती है तो लोग किस तरह का काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। पिछले एपिसोड के जंगल से अब हम आ गए हैं कोस्ट लाइन पर, क्योंकि सवाल जगह का नहीं है, सवाल है उस कीमत को समझना जो हर हालात में हमेशा वही चुकाते हैं जो सिस्टम में सबसे नीचे होते हैं। आइए पहले आपको मछुआरों की जिंदगी तो दिखाएं। ये बड़ी नाव है ना, जहाँ सामने किनारे एंकर पे खड़ी है ना, वो सब फिशिंग के लिए बाहर जाती है। 10 दिन 15 दिन के लिए जाती है। ये छोटी नाव है ना, ये अपना छोटी नाव, वो शाम को 5 बजे जाती है, शाम को 6 बजे आ जाती है सुबह मॉर्निंग में। गुजरात के वेरावल में लगी ये नाव 15 दिन बाद बोट पर आई थी। बोट में लोगों के लिए कम जगह होती है, अंदर पूरा स्पेस होता है मछलियों का, जिन्हें काफी मेहनत से ये लोग पकड़ कर लाते हैं। लोगों के लिए होता है ये छोटा सा किचन, जिसमें जैसे एक चूल्हा है जिसमें अभी चावल पकने वाले हैं। इसी के साथ बोट पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल आपको दिखेगा मछली पकड़ने के जाल का। इसी में सारा सामान रखा रहता है, जैसे बर्तन, सब्जियां और राशन। तो जितने भी दिन बोट चले, चाहे 1 महीना या 15 दिन, उतने वक्त के लिए सभी लोग इस छोटे से एरिया में रहते हैं। यही सोते हैं करीब 5 से 6 लोग। कितने दिन का राशन है इसमें? मछुआरा होना आसान नहीं है। गुजरात के कोडिनार में कई लोग ये काम पसंद से नहीं, मजबूरी में करते हैं। इस रिपोर्ट में मछुआरे आपको लेकिन कम ही दिखेंगे, क्योंकि ये कहानी उनकी है जो आप तक पहुंच ही नहीं सकते। वो 194 मछुआरे जो पाकिस्तान में कैद हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच समुंदर की ये पतली सी लकीर सर क्रीक कहलाती है। यही तय होता है कि जमीन कहाँ खत्म होती है और समुंदर किसका है। इस लाइन के नीचे है गैस, तेल और एशिया का सबसे रिच फिशिंग ग्राउंड। और इस लाइन के ऊपर हैं लोग जो सिर्फ अपना पेट भरने निकले हैं। समुंदर में बॉर्डर दिखता नहीं तो कभी बहाव से कभी अनजाने में इंडिया से पाकिस्तान लोग पहुंच जाते हैं और यहीं से गिरफ्तारी की कहानी शुरू होती है, जो एक्चुअली में इतनी सिंपल नहीं है। कई लोग पाकिस्तान में 5 साल से ज्यादा कैद हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट सूचक पटेल के दिए डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि पाकिस्तान की जेल में रह रहे 90% लोगों ने अपना निर्धारित समय काट लिया है। बॉर्डर इस तरह क्रॉस करने के लिए पाकिस्तान में पनिशमेंट सिर्फ 3 या 6 महीने तक ही निर्धारित है। लेकिन डिप्लोमेटिक टेंशन्स की वजह से साल दर साल इनका समय बढ़ता ही जा रहा है। इंतजार में सब बैठे हैं और बॉर्डर के इस पार रिहाई का इंतजार कुछ ऐसा दिखता है। केसेस के डिटेल्स समझाने के लिए जैसे ही मेरे सामने डॉक्यूमेंट्स निकाले गए, कुछ औरतों ने तुरंत पेजेस उठा लिए। इन औरतों को पढ़ना नहीं आता, लेकिन दबी हुई मुस्कुराहट के साथ ये इसमें एक ही चीज देख रही हैं, और वो है अपने बेटों की तस्वीरें। वो लोग जिनके बारे में कोई खबर इनके पास नहीं है। 5 साल में उनका क्या हाल है, कहाँ है, इन्हें कुछ नहीं पता। दोनों देश जिम्मेदार है। वो पकड़ने में माहिर है। हमारा शासक छोड़ाऊ में माहिर नहीं है। जो जल्द से जल्द काम करना चाहिए वहीवटी विभाग से, सरकारी विभाग से, वो नहीं करता है। 5 सालों में जो परिवार इंडिया में रह गए हैं, उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है। ये हैं राधिका। 2022 में इसके पापा पाकिस्तान चले गए। 5 साल हो गए, खबर ही नहीं आ रही है कि कहाँ है कहाँ नहीं। कुछ खत नहीं, कुछ मैसेज नहीं, उसका मुंह नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसे लगता है कि वो जिंदा है या नहीं, वो कुछ पता नहीं है। राधिका से बात करते हुए एक सवाल बार बार लौट कर आ रहा था। 2025 में वो भारत जो मिनट मिनट पर अपने आप को सुपर पावर कहने को थकता नहीं है, वो अपने लोगों को इस तरह पाकिस्तान की तरफ खो रहा है। क्या हमारे मैरीटाइम बॉर्डर पर कोस्ट गार्ड खड़े नहीं होते हैं?
और क्यों कोई रूल और मॉनिटरिंग का सिस्टम नहीं बनाया गया है कि बोट आखिर बॉर्डर के इतना पास जाती क्यों है। इनके घर जब हम आ रहे थे तो अचानक मैंने देखा कि माँ और बेटी के पैरों में चप्पल ही नहीं थी। राधिका ने बताया कि 2 साल पहले उनकी बेटी ने बोला कि जब तक पापा नहीं आएंगे तब तक मैं नंगे पाँव ही चलूंगी, मैं छोटी हूँ तो भगवान मेरी बात सुनेंगे। तो दोनों ने ये मन्नत रखी। छोटी सी आरू के लिए लेकिन पापा अब सिर्फ तस्वीरों में ही हैं। वो इतनी छोटी थी जब वो अरेस्ट हुए कि अब उसे याद भी नहीं कि वो कैसे दिखते हैं या कब आखिरी बार देखा था। अभी इसको बोलो ना तुम्हारे पापा को देखा तो भी आपको बताएगी। देखा? ऐसा नहीं है कि हमेशा ही जेल के अंदर से आवाज़ नहीं आती है। 2008 के इंडिया पाकिस्तान कॉन्सुलर एग्रीमेंट के तहत कैदियों को खत लिखने की इजाज़त थी, लेकिन 2019 के बाद जब दोनों देशों के बीच तनाव बढ़े ये सिलसिला बंद कर दिया गया। मार्च 2025 में फिर बहुत बीमार जो वहाँ पे कैदी थे, मछुआरे थे, उनमें से 22 लोगों को इंडिया वापस भेजा गया था और उन्हीं के साथ जेल के अंदर रह गए कुछ लोगों का प्यार भी बाहर आ गया। अलमारी के लॉकर से राधिका जो चीज़ निकाल रही हैं वो पिछले 5 साल में उनकी पति की एक लौती निशानी है कि वो ठीक है। मोतियों से बना एक छोटा सा बैग, इस पर लिखा है बेटी आरू का नाम और ये टैग जिस पर बेटे सिद्धार्थ का नाम है। पाकिस्तान की जेलों में कैदियों से अक्सर ऐसे बैग बनवाए जाते हैं। इसी काम के दौरान राधिका के पति ने ये बैग अलग से बनाया। वो खुद घर नहीं आ पाए लेकिन जेल के अंदर से किसी तरह उन्होंने अपना प्यार बच्चों तक भेज दिया। अरेस्ट के बाद जिंदगी सबसे ज्यादा जो मैंने देखी वो औरतों की बदली। इसमें भी एक पैटर्न था। ससुराल में औरतों की जगह जैसे खत्म ही हो गई क्योंकि उनका बेटा अब घर में नहीं रहता। जैसे ये घर जहाँ राधिका रहती थी, उन्हें ये सब छोड़ना पड़ा। इनके ससुराल वालों ने घर में इन्हें खाना देने से भी मना कर दिया था। इन्हें यही समझाया गया कि घर में रहने का हक उन्हें तभी मिलेगा जब उनके पति वापस आएंगे। जो भी परेशानी थी ना उसका मैंने ऐसे हौसला बन के हिम्मत रख के मैंने काम किया। काम पे चली जाऊंगी, पढ़ाऊंगी इसको, इसका सपना है वो पूरा करूंगी ना, तब तो मेरे को और उसका सपना भी पूरा कर दूंगी ना। सरकार के 2024 के इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से फिशरीज सेक्टर ने 8.7% का ग्रोथ देखा है, द हाईएस्ट अमंग ऑल एग्रीकल्चरल एंड अलाइड सेक्टर्स, एंड गुजरात इज द हब फॉर दिस। पर इस ग्रोथ के नीचे ग्राउंड पर हमें मछुआरों ने बताया कि उनकी कमाई तो अब काफ़ी घट गई है। इस काम में लोगों की आमदनी अब सिर्फ 12 से 15 हज़ार रुपये है। इसके साथ ही भारत की तरफ मछलियां भी अब कम हो गई हैं क्योंकि काफ़ी अनरेगुलेटेड फिशिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से सब कुछ बदल गया है। तो ऑन पेपर कंपनीज के काफ़ी ग्रोथ हुए हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं। तो यहाँ सवाल ये है कि मछलियाँ आ कहाँ से रही हैं। 5 तारीख को बात हुई थी हम दोनों की, तभी उसने बोला था इस बार मैं वापस नहीं आऊँगा। तब बोला था उसने, मैंने बोला क्यों आप वापस नहीं आओगे, तो उसने बोला इस बार तो टेंडर था ना, उसने बोला पाकिस्तान पे जाना वाला, पाकिस्तान के बॉर्डर पे जाना है ना, एक टिप करके आऊँगा, जो बच गया तो वापस आ जाऊँगा, वरना पाकिस्तान पे चला जाऊँगा ना। तो बच्चों का ख्याल रखना और अपना ध्यान रखना। और यही है पूरा खेल, क्योंकि ये मछुआरे आखिर है कौन? ये एक्चुअली बोट के लेबर है। इन्हें कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू ये जॉब मिलती है और आधों को तो पता भी नहीं होता कि बोट का सामान किस कंपनी को जाएगा। पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा मछलियाँ होती हैं तो बोट कंपनियाँ और कॉन्ट्रैक्टर तय करते हैं कि बोट कितनी दूर जाएगी। तो इंडस्ट्री के जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं, गिरती कैच, क्लाइमेट चेंज, कंपटीशन, उनको अब्जॉर्ब कौन कर रहा है? ये गरीब मछुआरे। और क्यों? क्योंकि गिरती आमदनी के बीच कंपनीज बड़ी बोट पर 50,000 रुपये कमाने का लालच देती हैं और इसी मजबूरी पर पूरा सिस्टम टिका है। हमने शुरुआत वेरावल से की थी, फिर हम कोडिनार गए, ऊना गए, दीव भी गए। हर जगह हमने यही पाया कि गुजरात के इन एरियाज़ में बहुत बेरोज़गारी है। 6 महीने की फ़िशिंग के काम से ही सिर्फ कमाई हो सकती है। इसके अलावा कमाई का ज़रिया है दिहाड़ी करना, जिसमें दिन का मुश्किल से 200 रुपये मिलता है। ज़्यादातर लोग इसीलिए बोट में मछुआरे का काम करने के लिए मजबूर हैं और उन 6 महीनों में जितना हो सके उतना कमाना चाहते हैं। सरकार का कहना है कि अब हर बोट में जीपीएस लगा है, लोकेशन दिखती है, बॉर्डर दिखता है। लेकिन सवाल ये है, अगर बॉर्डर दिखता है तो बॉर्डर क्रॉस करने का फैसला कौन ले रहा है
और अगर फैसला कोई और ले रहा है तो जिम्मेदारी मछुआरों पर क्यों है? हम लोग जो इसमें से जाते हैं तो इसमें देख के जाते हैं सर। और बॉर्डर तो हम लोग इधर जाता ही नहीं है बॉर्डर तक। पर बॉर्डर अगर देखना हो तो दिखेगा बॉर्डर। ये बॉर्डर का पट्टे है, अगर ये बॉर्डर का पट्टे है, इसके इस पार जाएगा तो बॉर्डर आ जाएगा पाकिस्तान का। नवंबर 2025 के बाद भी लोग अरेस्ट हुए हैं, तो इन सब इंसिडेंट्स के बाद सरकार बोट कंपनीज और ओनर्स पर कोई जिम्मेदारी क्यों फिक्स नहीं करती? हमने कई औरतों से पूछा कि अरेस्ट होने की खबर उन्हें मिली कैसे, तो ज्यादातर ने कहा कि न्यूज में देखा या फिर दरिया में बाकी बोट्स को खबर मिली तो उन्होंने आके बताया। किसी को भी बोट के मालिक, जिन्हें एक्चुअली में सबसे पहले खबर दी जाती है, का फोन तक नहीं आया। ये भी ऐसा बोल रहे हैं कि जब पाकिस्तान बोट पकड़ा गया उसके बाद हमको न्यूज के माध्यम से पता चला। टीवी में बताई सेट नहीं आया मर के। कहाँ टीवी में? घर में टीवी हो ना, टीवी में समाचार में आप्યું क्या पाकिस्तान में बोट पकड़ाई सेट। सेट हमारा घर उठी न था। તમે લોકો સેટને ફોન કર્યો હતો? ना हाँ मैं सेट ने फोन करो तो ये एम कहता कि फिशिंग करे से कि आपड़ी बोट। मछलियों से जुड़ी ये जिंदगी खुद एक जाल बन चुकी है। फिशिंग यहाँ चॉइस नहीं, मजबूरी है। बोट के मालिक इस मजबूरी का फायदा उठाते हैं और रिस्क मछुआरों का होता है, फायदा उनका नहीं। और जब गिरफ्तारी होती है तो कीमत यही लोग चुकाते हैं। दोनों देशों के बीच फंसे ये लोग किसी पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट का रिजल्ट नहीं है। हाँ, इंडिया और पाकिस्तान के बीच हमेशा तनाव रहा है, लेकिन इस तरह मछुआरों का अरेस्ट हो जाना एक कंटिन्यूअस प्रॉब्लम है। हाल के समय में जब भी बॉर्डर पर तनाव बढ़ा है, इन लोगों का जीना और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। गुजरात के ये परिवार कॉन्स्टेंटली इस डर में रहते हैं कि हालात अगर ज़्यादा बिगड़ गए तो शायद उनके घर वाले कभी भी वापस नहीं आ पाएंगे। 22 दिसंबर 2025 को दमन और दीव के एमपी उमेश भाई बी पटेल ने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की थी, उन मछुआरों के परिवारों को साथ लेकर जो पाकिस्तान की जेलों में बंद हैं। उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान की जुडिशियल कमेटी ऑन प्रिजनर्स को भी दोबारा रिवाइव करने की मांग रखी, ताकि दोनों देशों के डेलीगेशंस जेलों का दौरा कर सके और देख सके कि गिरफ्तार हुए मछुआरों की क्या हालत है। बॉर्डर की कहानियाँ अक्सर फौज और झंडा दिखाती हैं, लेकिन इनविजिबल बॉर्डर्स का असली कॉस्ट उन लोगों को चुकाना पड़ता है जो कहीं रिप्रेजेंट ही नहीं होते। ये कहानी सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान की तो है ही नहीं, ये कहानी है इस बात की कि सिस्टम किसकी ज़िंदगी को एक्सपेंडेबल मानता है, और जब तक ये सवाल पूछे नहीं जाते ये कहानी रिपीट पे चलती रहेगी ऑन द स्पॉट। ये देखो, ये क्या खंडर से पूरा ऐसे लग रहा है भूत रहते हैं इसमें। एक तो यहाँ घुसते ही ठंड लग रही है, तो बाथरूम जाना हो तो टॉयलेट किधर है? इसमें जाते हैं सारे, इसमें जाते हैं।